बारे में जो एक संज्ञानात्मक बेतुकापन पाया जाता है लोगों में, डीप बिलीफ के लेकर, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके लिए पिछली बार ईगो मैनेजमेंट के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी और तो बहुत अच्छा फीडबैक आया। मैं सारे फीडबैक देने वाले लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। खासकर मैं अपने बहुत ही अजीज और पंजाबी, हिंदी, उर्दू के बड़े बेहतरीन शायर और कवि गुरिंदर भाई को मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अलग से फ़ोन करके आज मुझे बहुत ही शाबाशी दी, बड़ा प्रोत्साहन दिया और बहुत अच्छा लगा उनका जो फीडबैक ईगो मैनेजमेंट के ऊपर उनको अच्छा लगा। और मेरा ये बोलना सार्थक हुआ क्योंकि ये मेरी विशेषज्ञता का क्षेत्र नहीं है, तो एक अंदर में डिफिडेंस रहता है। तो जब कोई इस तरह का फीडबैक देता है तो बड़ा अच्छा लगता है। और मैं सभी लोगों को जो इसको प्रोत्साहित किया, हौसला अफजाई की मेरी, उन लोगों को मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। गुरिंदर भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्हें जय भीम अदा करता हूँ। और पारितोष जा चुके हैं, जय भीम पारितोष दा। और ये बड़ा अच्छा लगता है, पारितोष जब बड़े नियमित विदाउट फेल आते हैं हमारे जय भीम कारवां के कार्यक्रम में, तो एक इस तरह की लॉयलिटी बड़ी, मैं उनका अलग से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ पारितोष दा का, कि ये सबसे नियमित हमारे श्रोता हैं, सुनते हैं, कमेंट भी करते हैं, गुनते भी हैं, बड़े ध्यान से चीज़ों को आंकते हैं। तो यही चीज़ें जरूरी होती हैं कोग्निटिव डिजोनेंस, संज्ञानात्मक बेतुकेपन से बचने के लिए, वरना ये एक बचकाना मर्ज का शक्ल अख्तियार कर लेता है। मनोज सैनी सर भी बड़े रेगुलर ढंग से आते हैं और मैं समय नहीं दे पाया, उनसे बात भी करनी थी। जय भीम मनोज सर। तो बात शुरू की जाए, और ये बात मैं शुरू करना चाहता हूँ कि किस तरह से ये जो चीज़ एक मर्ज है, जो चीज़ एक डिमेरिट है, उसको किस तरह जय भीम विपिन, विपिन से काफ़ी हौसला मुझे मिलता है। तो उसमें इसको और बढ़ावा दिया जाता है। ये ज्ञान वगैरह के खिलाफ पूरा एक आंदोलन है यहाँ पे। यही नहीं, हर जगह ज्ञान से लोग डरते हैं और उसके खिलाफ आंदोलन, मजाक उड़ाएंगे कि ये बड़ा बौद्धिक है। बांग्ला में भी जो बौद्धिक आदमी होता है, इंटेलेक्चुअल आदमी, उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसको आंतेल बोला जाता है कि तो आंचल है। मनोज जी आ चुके हैं, जय भीम। मनोज कुमार मंजूल जी, बड़ा सुंदर नाम है इनका, मंजूल नाम है इनका। तो वो आप देखेंगे कि एक ज्ञान के खिलाफ एक पूरा आंदोलन है। और अमेरिका में सुसन सॉन्टग एक थी, वो खुद ही बौद्धिक थी लेकिन बौद्धिकता के सख्त खिलाफ थी। कबीर वगैरह को भी कहा जाता है कि वो प्रेम के कवि हैं, सबसे बड़ा प्रेम है, पढ़े जो प्रेम वही पंडित होए। और उन्होंने लिखा कि अवधु आई ज्ञान की आंधी और तमाम चीजें, तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये चीज आप देखेंगे कि भारत में भी बड़ा तमाम पिछले वक्तव्य में ईगो मैनेजमेंट पे बोलते हुए मैंने बताया था, एक कवित्री हैं हिंदी की, अनामिका, तो वो पूरे कंट्राडिक्शन को रोमांटिसाइज करते हैं कि जय भीम सुभी बड़ा वो रोमांटिसाइज करते हैं कि भाई बड़ा अच्छा चीज़ है, कंट्राडिक्टरी चीज़। और लेकिन ये किस तरह से एक रोग है, ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। और इससे हम लोगों को निपटने की कोशिश करना चाहिए। और खासकर ये जो शोषित उत्पीड़ित लोग हैं, दलित बहुजन लोग हैं, स्त्रियां हैं, ये इनमें ज़्यादा ये पाया जाता है, उनमें ये कंट्राडिक्शन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और इसको और बढ़ावा दिया जाता है। क्योंकि कंट्राडिक्शन पाना, अगर हम लॉजिकली सोचेंगे, अगर तार्किक ढंग से सोचेंगे, हमारे कॉन्सोनेंस होगा, एक कोहेरेंसी होगी, तर्क सम्मत एक संगति होगी, लय होगी हमारे सोच में, सोचने के ढंग में,
तो शोषण को बहुत आराम से आदमी देख सकता है, कंट्राडिक्शन को बहुत आराम से आदमी देख सकता है। कि जैसे एक मैं उदाहरण दूंगा कि ब्राह्मण अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बोलता है, तो तुरंत आपको दिखेगा कि इतना सर्वश्रेष्ठ है और इतना अच्छा है, तो बाहरी जो आक्रमण हुए उसका सामना क्यों नहीं कर सका? उनके आगे तो घुटने टेक दिए, उनके चमचे बन गए ये लोग। तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह का ये कंट्राडिक्शन। तो लेकिन हम लोग एक साथ कंट्राडिक्शन को सहते रहें, तो इसके लिए जरूरी है कि हम लोग इनके अधीन बने रहें। तो इनके अधीन बने रहने के लिए आप देखिएगा कि ये लोग कोशिश करते हैं कि ये हमारे अंदर जो प्रवृत्ति है कॉग्निटिव डिसोनेंस, इसलिए जो भी पीड़ितों के तरफ से जितने दार्शनिक हुए, चिंतक हुए, मनोविश्लेषक हुए, साइको एनालिस्ट हुए, जैसे फ्रांस फैनन जो हमारे प्रिय हैं इसलिए बार बार मेरे वक्तव्य में उनका नाम आता है, तो उन्होंने भी ये टर्म गढ़ा कॉग्निटिव डिसोनेंस और इसकी परिभाषा दी कि कितने डीप रूटेड इस तरह से बिलीव होते हैं कि कोई नया तथ्य सामने आता है तो उसको मानना नहीं चाहते। हम उस तथ्य को अनुसार अपने विचारों को नहीं बदलते, बल्कि विचार के अनुसार ही उस तथ्य को तोड़ मरोड़ करने को, जस्टिफाई, रेशनलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे हम लोग रियलिटी से कटते जाते हैं। जैसे विज्ञान के क्षेत्र से अगर एग्जाम्पल लें तो एक टाइको ब्राही करके फिजिसिस्ट था, भौतिक शास्त्री था। तो उनका विश्वास था कि जितने चेंज होते हैं, परिवर्तन होते हैं, इसी दुनिया में होते हैं, और परलोक में, जिसको आखिरत कहा जाता है, पैराडाइज में, हेवेनली बॉडीज में सितारे हैं, ब्लैक होल है, सोलर सिस्टम है, सूर्य वगैरह जो है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, ऐसा वो विश्वास करते थे। लेकिन एक बार उन्होंने नया तारा देखा, तो नया तारा दिखने का मतलब क्या है कि वहां पे आपका चेंज हो रहा है। तो वो विश्वास ही नहीं किए, उनको बहुत शौक लगा। तो आप देख सकते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में भी ये बड़ा मुश्किल होता है कि नए जो सामने तथ्य है उसको मानने का। और बहुत इंटेलिजेंट माना जाता है आइंस्टाइन। बहुत ही देखिएगा कि जब इंटेलिजेंस की बात आएगी तो इंटेलिजेंस के आइकन के रूप में उसकी इमेज गढ़ी गई है, और उसका फोटो एडवर्टाइजमेंट में भी बच्चों को उसको बड़ा इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन के। लेकिन वो व्यक्ति भी, जब क्वांटम मैकेनिक्स सिद्धांत आया, उसमें एक सिद्धांत था हाइजेनबर्ग का, अनिश्चितता का, कि किसी चीज का जो पोजीशन है कि वो कहाँ लोकेटेड है, आप ठीक ठीक नहीं निर्धारित कर सकते, ठीक ठीक डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो वहां पर आप देखेंगे कि वो आइंस्टीन भी वो बोला कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। विज्ञान में अनिश्चितता के लिए, एम्बिग्यूटी के लिए कोई, उसने अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी को एम्बिग्यूटी से जोड़ लिया और उसे डिनाइड कर दिया, और ये बयान दिया कि गॉड डज नॉट थ्रो डाइस, कि भगवान कोई जुआ नहीं खेलते कि प्रोबेबिलिटी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, जो भी होता है विज्ञान में निश्चित होता है। तो विज्ञान को निश्चितता से, एक तय प्रतिमान से उसने जोड़ा, जबकि हाइजेनबर्ग जो था, क्वांटम मैकेनिक्स के 4 स्तंभों में एक, उसकी अनिश्चितता का सिद्धांत था कि आप किसी चीज का वेलोसिटी और पोजीशन एक साथ सही सही नहीं आकलित कर सकते। वो अनिश्चित प्रकृति में ही इनहेरेंट है, इन्नेट है, उसमें शामिल है, इससे आप मुक्त नहीं हो सकते कि भाई चलो मनुष्य नाप नहीं रहा है, वो वाली गलती नहीं है, ये प्रकृति में ही है, नेचर में ही है, वैसा हाइजेनबर्ग ने बोला। तो देखिए आइंस्टीन जैसे आदमी को भी अपने बिलीफ के खिलाफ किसी चीज को मानने में दिक्कत हुई, जबकि वो इतना बड़ा क्रांतिकारी रिलेटिविटी का सिद्धांत देने वाला आदमी था। तो एक कॉग्निटिव डिसोनेंस एक सामान्य बात है, और इसमें कोई इस तरह का वो नहीं होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस में कि ये बहुत बड़ी चीज है, कोई कॉग्निटिव डिसोनेंस का शिकार है तो वो नॉर्मल बात है। अब नॉर्मल बात कब हो जाती है, जब इसको आप डेली, दैनिक जीवन में ये एक्सेसिव, आप किसी चीज को मानना ही नहीं चाहते, कोई भी अपना एक दुनिया बना लेते हैं। इसके वजह से क्या होता है, जब आप कोई भी नए तथ्य को नहीं मानना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव रियलिटी से नहीं जुड़ना चाहते हैं, तो धीरे धीरे आप वहां से कट के, क्योंकि वो आपके लिए कष्टदायक है या किसी ढंग से आपके लिए अनकंफर्टेबल है, तो आप रियलिटी से कट जाते हैं। तो ये जो एक्सेसिव मात्रा में इस डिसोनेंस का, ये जो बेतुकापन है,
जो यथार्थ सामने फैक्ट आ रहा है उसको न स्वीकार करके मैनिपुलेटिव हो जाना, ये अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए तब ये मर्ज का, और एक वो भी चाइल्डिश, एक बचकाना मर्ज, इन्फेंटाइल डिसऑर्डर का रूप ये ले लेता है। और तभी हमको सावधान होने की जरूरत हो जाती है। इसका लक्षण ये होता है ओवर रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन एक अच्छी प्रक्रिया है। जैसे कोई फेल कर गया किसी परीक्षा में, तो ये बड़ा दुखद एक एक्सपीरियंस होता है, एक खराब तजुर्बा होता है, ये गम देने वाला एक तजुर्बा होता है। अगर आप फेल कर गए किसी एग्जाम में, कोई बच्चा, तो उसको रेशनलाइज करता कि नहीं क्वेश्चन पेपर ही हार्ड था, या रेशनलाइज करता कि हम तो पढ़े थे लेकिन उस दिन पता नहीं मेरा क्या हुआ, दिमाग में नहीं। तो तरह तरह से उसको जस्टिफाई करने का, अपने आप को उस गिल्ट से और उस दुख से बाहर लाने के लिए वो करता है। और ये बुरा भी नहीं है, जैसा कि गालिब का शेर भी है कि जीने के लिए कुछ गलतफहमियां जरूरी है। तो ये रेशनलाइजेशन आपको बहुत ही ज़्यादा निराश होने से, डिप्रेस होने से बचाता है। लेकिन ये बहुत हद से ज़्यादा बढ़ जाए, अब बात बात में रेशनलाइज करने पड़ जाए, तो अपने गलती को स्वीकार ही नहीं करें और रेशनलाइज कर दे कि नहीं मेरी गलती नहीं थी, ऐसा था, तो धीरे धीरे क्या होता है, आप रियलिटी से कट जाते हैं। और आदमी के अंदर, जो मैं पिछले वक्तव्य में भी बात कर रहा था, जो एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है कि आप अपने आप को कंट्रोल करते हैं और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए अपने व्यवहार को सुधारते हैं, तो उससे आप वंचित हो जाते हैं। तो ये मैंने प्रवृत्ति देखी अपने आप को ओवर काफी लोगों में, तब मैंने निर्णय लिया कि एक इस पे वक्तव्य होना चाहिए। और ये भी ईगो मैनेजमेंट का ये अगली कड़ी ही है कि ये ईगो के कारण होता है सबसे बड़ा रेशनलाइजेशन, डिजोनेंस। आपका ईगो जब बहुत ब्लोटेड हो जाता है, अनावश्यक रूप से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब आप चीजों को नहीं स्वीकार करना, सामने दिख रहा है लेकिन आप स्वीकार नहीं करना चाहते। और इसी से फासिस्ट नाजी लोग भी जन्म लेते हैं कि सामने उसको हार दिख रही है लेकिन वो हार को मानना नहीं चाहेगा। अल्टीमेटली जब मानना ही पड़ जाए तो फिर आत्महत्या कर लेगा, वो हिटलर टाइप का। तो इस तरह के कितने हैं वो आप देखिएगा कि वाक्य पेश आते हैं ये डिजोनेंस की। लेकिन डिजोनेंस भी ईगो मैनेजमेंट से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। ईगो, इल मैनेज्ड ईगो, ईगो जिसको आप ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाए, वही उस संज्ञानात्मक जो ये है बेतुकापन, बेतुका मतलब असंगति जिसमें मेल ना हो, वो उसका शिकार हो जाता है। तो ये इसका पहला लक्षण है कि आदमी ओवर रेशनलाइज करता है। कुछ भी उससे गलती हो गई, मैं एग्जांपल बताऊं कि अगर रास्ते में उसको ठेस लग गया, तो ये भी म्यूनसिपलिटी को भी दोष दिया जा सकता है कि भाई ठीक से सड़क छाप नहीं है, पत्थर पड़े रहते हैं। और खुद को भी दोष दिया जा सकता है कि वो ध्यान से हम नहीं चल रहे थे, बाकी लोग भी तो चल रहे हैं और इस पत्थर के बावजूद सही चल रहे हैं, उनको ठेस नहीं लग रही है। तो ये दो, तो उसका हमेशा इधर झुकाव रहता है कि वो खुद को सही साबित करे, म्यूनसिपलिटी को, बाकी लोगों को गलत साबित करे। ये जब एक्सेसिव हो जाता है, अगर खुद को गलती साबित करना एक्सेसिव हो जाए तो वो भी बुरा है, उससे ग्लानि जन्म लेती है और आपका ईगो पूरी तरह से इरोड हो जाता है। और आपको बाहरी जो आप पर अत्याचार हो रहा है उससे आप नहीं लड़ते, मान लेते हैं कि सारा गलती, और खासकर उत्पीड़ितों को सिखा दिया जाता है कि तुम्हारी ही सारी गलती, और वो मान लेता है। ये भी ठीक नहीं है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी को भी। लेकिन ये भी ठीक नहीं है कि जहां आपकी गलती हो भी, कुछ हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, ओन ही नहीं करें, अपने एजेंसी से इनकार कर दें कि हमारे पास कोई एजेंसी नहीं है, हम जो भी हो रहा है उसके लिए मजबूर हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग ये अपने आप को सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बड़ा हम बुद्धिमान हैं, अपने आप को बचा रहे हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी लेने से बचना ये आपके ही खिलाफ चल जाता है। यदि आप कहना चाहते हैं कि आपका कोई ताकत ही नहीं है, परिस्थिति पर कुछ आपका कंट्रोल ही नहीं है, कोई बस ही नहीं चल रहा है, बिल्कुल आप बेबस हैं, तो आप अपने आप को खुद ही डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम पर्सनालिटी ही नहीं, मेरी कोई पर्सनालिटी नहीं है, कोई हमको अख्तियार ही नहीं है जो सिचुएशन है उस पर। तो जब आप ओवर रेशनलाइज करते हैं, दूसरों को दोष देने लग जाते हैं, तो आप अपनी ही बुराई कर रहे होते हैं, अपनी ही शिकायत कर रहे होते हैं कि आपको मतलब कोई ताकत ही नहीं है, किसी किस्म का आपका कंट्रोल ही नहीं है, आप कुछ चेंज ही नहीं ला सकते अपने जीवन में, अगर बुरा है तो उसको अच्छा नहीं बना सकते। तो ये बुरा होता है, अपने बारे में इतना निगेटिव सोचना, अपने आप को इतना हीन मानना।
तो इसलिए एक बड़ा फेमस डायलॉग है स्पाइडरमैन फिल्म का कि ग्रेट पावर कम विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बड़ा इसका डीपर मीनिंग है कि अगर जब आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहते हैं तो साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी से जब आप बचते हैं, नहीं लेते हैं कि नहीं इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, तो आप देखिएगा कि उससे क्या है कि आप उससे उस पावर से भी वंचित हो जाते हैं, पर्सनालिटी से भी वंचित हो जाते हैं। जब आप बोलते हैं कि भाई इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, तो फिर जब जिम्मेदार नहीं है यानी कि आपका बस नहीं चल रहा, तो आप मान रहे हैं कि आपका कोई ताकत नहीं है। तो जिसको ताकत है वो चेंज करेगा, तो आप नेतृत्व दूसरे आदमी को दे देते हैं, लीडरशिप दूसरे आदमी को दे देते हैं। तो ज्यादातर दलित भी खुद को लीडर नहीं मान के कन्हैया कुमार में लीडर देखना शुरू कर देते हैं, ब्राह्मणों में लीडर देखना शुरू कर देते हैं। तो इन्हीं कारणों से, क्योंकि उनके पर्सनालिटी में ये है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। और अक्सर मैंने देखा दलित स्त्रियां आरोप लगाती हैं कि दलित पुरुष जिम्मेदार नहीं, और ये सही आरोप है बहुत हद तक। दिल्ली में मेरा जो अनुभव है, और मैं जो गया, ये जो इलाके, जिन इलाकों में डोम जाति के लोग रहते हैं, तो वहाँ हम देखें कि वो शराब पी के अपना पड़े रहते हैं। तो एक ये भी गलत है कि जैसे भी गीता या जो सवर्ण नारीवादी हैं, सो कॉल्ड बकवास, या शर्मिला रेगे या वो क्या नाम है उमा चक्रवर्ती, ये लोग दलित पेट्रियार्की ये सब की बात करते हैं, वो गलत है। लेकिन ये भी एक तरीके से सही है कि लगातार उत्पीड़न की वजह से ये जिम्मेदारी की भावना लेने की, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जो क्षमता होती है, उत्पीड़ित में उसका क्षय हो जाता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे ही हम लेते हैं तो ये ओवर रेशनलाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि तब आप रेशनलाइज नहीं करके यू ओन दी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कन्फेस करते हैं फिर। लेकिन कन्फेशन में भी अगर ओवर कन्फेशन की तरफ आप चले जाएं तो फिर से एक नई बीमारी, आप एक बीमारी से निपट के, तो ये जो बैलेंस जीने की बात मैं बार बार इसलिए करता हूँ कि अगर आपका शुगर कम भी हो जाए, हाइपोग्लिकीमिया हो जाए, वो भी खतरनाक है, आप बेहोश होकर गिर पड़ेंगे, ताकत नहीं, और हाइपर हो जाए तो डायबिटीज ही हो जाएगा आपको। तो ये दोनों कंडीशन ठीक नहीं होता है। लेकिन ज्यादातर पाया जाता है कि ज्यादातर लोग ओवर रेशनलाइज की ओर ही प्रवृत्त होते हैं, ये करते हैं। और अनुज ने बड़ा एक सटीक एग्जाम्पल दिया है सवर्णों का, कि सवर्ण भी अपनी खामी को छुपाने के लिए एग्जाम नहीं पास कर पाए, तो बोलते थे कि आरक्षण है, सारा सीट तो आरक्षित हो गया है। तो मैं मतलब अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं कि ठीक से पढ़ रहे हैं, भाई उन्हीं सवर्णों का तो 60% सीट उन्हीं का है, 50+10% अभी जो ईडब्ल्यूएस है, ये फिर भी, और आबादी है कितना, 3, 4 या 5% हो गए, तो इतना ओवर रिप्रेजेंटेड है, फिर भी वो आरक्षण को ये ओवर, जिसको रेशनलाइजेशन का ये एग्जाम्पल है। और ये उत्पीड़कों में जो ओवर रेशनलाइजेशन पाया जाता है और जो उत्पीड़ितों में, ये अलग अलग है, मैं ये आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। इसमें क्या होता है कि आप देखेंगे कि जब दलित कुछ कैरियर बना लेता है तो भी उसी मेन स्ट्रीम में शामिल होता है, जिसको क्लासिकल लैंग्वेज में इंटीग्रेशन बोला जाता है। अभी रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू देखा मालकम एक्स साबाज का, जो एक अश्वेत नेता थे, ब्लैक लीडर थे। तो उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात बोली कि दो पैराडाइम है ब्लैक अश्वेत लोगों के पास या दलित लोगों के पास भी। एक पैराडाइम है कि हमको शामिल करो मेन स्ट्रीम में, हाँ, एक्सक्लूजन का जो एक कंसेप्ट है कि हमको एक्सक्लूडेड कर दिया गया, बहिष्कृत भारत नाम से कितनी संस्थाएं भी बनी, तो वहाँ एक्सक्लूजन बड़ा वो की वर्ड है, वो फोकस में बात है। तो उसके एक्सक्लूजन के खिलाफ लड़ते हुए हम लोग एक इंक्लूजन की बात करते हैं कि हमको इंक्लूड किया जाए, हमको भी शामिल किया जाए। इसी से जुड़ा हुआ डाइवर्सिटी का भी कंसेप्ट है कि डाइवर्स होना चाहिए। देखा जा रहा है कि 90% कहीं भी जजों में देख लीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, 99% वो ब्राह्मण सवर्ण लोग हैं, दलितों की वहाँ उपस्थिति नगण्य है। इसी तरह जो उच्चतर सेवाएं हैं, सेक्रेटेरिएट सर्विस है, जो अखिल भारतीय सेवा IAS वगैरह है, वहाँ भी दलित बिल्कुल नहीं है। कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक में कोई दलित है, बहुजन नहीं है, पिछड़े वर्ग का भी आदमी नहीं है। तो आप देखेंगे कि इस तरह से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। तो उसका एक इलाज हम लोग ये बताते हैं कि भाई डाइवर्सिटी हो, हमको भी जनसंख्या के अनुपात में वहां शामिल किया जाए। तो उसमें ये आ जाता है इंक्लूजन का कंसेप्ट, इंटीग्रेशन। उसी को पॉलिटिकल लैंग्वेज में जो ऑपरेसर क्लास है, उत्पीड़ित क्लास है, वो इंटीग्रेट करना पड़ता है
कि हम लोग इंटीग्रेट होना चाहते हैं मुख्य मेन स्ट्रीम, और मेन स्ट्रीम वही होता है जो उत्पीड़क है, ब्राह्मण सवर्ण भारत के संदर्भ में। और एक होता है कि नहीं, इंडिपेंडेंट अपना वो जो थोड़ा रेडिकल अप्रोच है, जो मालकम एक्स का अप्रोच है कि नहीं शामिल नहीं होंगे, ये शामिल होने की बात जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं, हम अपने आप में एक अलग, इसलिए उन लोगों ने नेशन ऑफ इस्लाम बनाया या नेशन ऑफ ब्लैक बनाया कि हम अलग नेशन है, हम तुमसे बिल्कुल अलग हैं, हम तुम्हें कैसे शामिल हो सकते हैं, हम कैसे अत्याचार। और वो बताया कि इक्वलिटी का जो मतलब है वो वाइट के इक्वल हो जाना या हमारे केस में ब्राह्मण के इक्वल हो जाना नहीं है। उनका कहना था कि इक्वलिटी इनके अस्तित्व से बहुत पहले से, इक्लिटेरियन सोसाइटी आज का दिन नहीं है कि आज आ गया कोई, वो बहुत पहले से व्हाइट या ब्राह्मण के होने का बहुत पहले से बराबरी की धारणा है, बराबरी का समाज रहा है। इसलिए बराबरी का मतलब ये न लिया जाए कि हम ब्राह्मण के बराबर हो जाए, बराबरी का मतलब जो बराबरी पहले एग्जिस्ट करती थी एक सोसाइटी के तौर पर, जो इक्लिटेरियन एक सोसाइटी थी वो। तो दो कंसेप्ट हमेशा आप देखेंगे कि ब्लैकों के अंदर भी दो धाराएं हैं जो लड़ाई की जो धारा है। तो एक धारा बड़ी रेडिकल है, वो बात एक इंडिपेंडेंट लड़ाई की बात करती है, अपने इंडिपेंडेंट अस्तित्व अस्मिता और पहचान की बात करती है, अपनी इंडिपेंडेंट संस्कृति की बात करती है, और एक उसी मेन स्ट्रीम में शामिल होने की बात करती है। तो जब मेन स्ट्रीम में शामिल होते हैं तो ऐसा रेशनलाइजेशन के वहां से ये जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं ये सब बातें बता रहा था कि जब आप मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाते हैं, उसके आईआईटी में, आईआईटी क्या है, सवर्णों का गर्व है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सवर्णों का गढ़ है। तो जो भी आप जिसको सफलता बोलते हैं, अल्टीमेटली उस मेन स्ट्रीम में शामिल होने की खुशी को आप सफलता बोलते हैं कि भैया हम ये शामिल हो गए, हम ये फलाना एग्जाम पास हो गए, आईएएस बन गए। तो आईएएस का जो अभी दायरा है कौन है, वही लोग हैं। आप जज बन गए तो वहां बेवकूफ टाइप से बन जाएंगे, जैसे जस्टिस कर्णन जो दलित है वो बन गए, उनको सजा वगैरह भी दे दी गई। तो आप समझ सकते हैं एक बहुत क्लासिक और ज्वलंत उदाहरण है कि आप जब पराए एक एलियनेटेड प्लेस जो आपका नहीं है वहां शामिल होते हैं अपने मेहनत वगैरह करके, तो आप, जय भीम दामोदर सर, तो आप उसमें शामिल होने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आपका जो मटेरियल अस्तित्व है, जो मटेरियल हिस्ट्री है, आप जहाँ से पले बढ़े हैं, आपके माँ बाप जो दलित हैं, बहुजन हैं, तो आपका मैच नहीं खाता, आपकी आदतें, आपका पूरा जीवन, आपका पूरा वजूद उस सिस्टम के, उस जो भी एलिट संस्थान में आप शामिल हो जाते हैं उससे आपका मैच। शुक्रिया मनोज जी। तो आप वहां जाके एक एडजस्ट करना होता है, तब प्रतिरोध आता है, आप शिकायत करते हैं उसी से जिससे लड़ रहे हैं, उससे शिकायत करते हैं आप कि भाई तुम शामिल करो, यहाँ मेरा कुछ नहीं है, ये हमको भी ये चाहिए, यहाँ पर हमारे भी गीत शामिल किए जाएं, फिल्मों में दलित पात्र नहीं, अश्वेत। तो आप देखिएगा हॉलीवुड के पात्र में पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए आज कोई भी डायरेक्टर एक न एक ब्लैक पात्र जरूर रखता है, कोई भी देखिए। स्पाइडरमैन जैसा वाइट केंद्रित फिल्म है, पूरा उसका दर्शन कल्चर वाइट केंद्रित है, लेकिन वहां पर भी आप देखिएगा कि ये एक आपको ब्लैक जरूर है, उसे स्पाइडरमैन जो 2 या 3 फिल्म है उसमें देखिएगा एक ब्लैक करेक्टर उन लोगों ने सृजित किया। तो ये शामिल करने का फिर बिल्कुल मैं सहमत हूं सुभी से, ये कोई चॉइस नहीं है, दिस इज वेरी कंपल्सन ऑफ आवर हिस्ट्री एंड आवर एग्जिस्टेंस, कि और विकल्प क्या है। तो मैं उन्हीं दिक्कतों के बारे में, मैं कोई जज नहीं कर रहा था, इट इज नॉट अ इथिकल टाइप ऑफ थिंग कि ये गलत है, वो गद्दार हैं जो शामिल हो गए आईआईटी में, जो ये एग्जाम देते हैं पास करते हैं, मैंने खुद आईआईटी पास की, तो मैं समझ सकता हूँ कि ये, क्योंकि हम भी उसी से इंस्पायर होते हैं, मैं जब छोटा था तो मैं भी उसी से इंस्पायर था, उसी को बहुत बड़ा अचीवमेंट समझता था, तो उसके लिए एग्जाम वगैरह दिया। तो इसको मैं कोई गलत और गद्दार और इस तरह के पैराडाइम में नहीं देख रहा हूँ, मैं पूरे वस्तु स्थिति को, जो मटेरियल कंडीशन है और क्यों आदमी रेशनलाइज करने लग जाता है, रेशनलाइजेशन की कहाँ जरूरत आ जाती है, उसी को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वहां पर आप देखेंगे
बचे हुए हैं उनके लिए मैं अपने वक्तव्य को आगे बढ़ाता हूँ ताकि इस पर हम लोग बात कर सकें कि रेशनलाइजेशन कॉग्निटिव डिजीनेस क्यों आता है, क्यों हम नहीं मानना चाहते हैं, क्यों मैं विपरीत चीज़ों को। तो मैं बता रहा था कि उसी मुख्य धारा में शामिल होने के कारण हमको लोग को एडजस्ट करना पड़ता है। वो मुख्य धारा हमारे ज़िंदगी के अनुसार डिजाइन नहीं है और हमारी ज़िंदगी भी उस मुख्य धारा के अनुसार डिजाइन नहीं है। बचपन से जो जीवन जीना पड़ता है वो बिल्कुल भिन्न है उन सवर्णों से जिनके लिए वो संस्थान, वो मुख्य धारा बनाई गई है। शुक्रिया अनिल भाई बताने के लिए। तो वो जब मुख्य धारा जो है में हम शामिल होते हैं तो एडजस्ट करना पड़ता है। फिर उसके बाद रेशनलाइज करना शुरू करते हैं कि कुछ मुख्य धारा में हमारी छवि बहुत छोटे आदमी की बन जाती है। हमारी छवि ये बन जाती है कि हम अयोग्य हैं और वहाँ काफ़ी प्रताड़ित भी किया जाता है हम लोगों को। रिजेक्ट करने का एक बाहरी एलियन के बाहर चला जाए। इसलिए देखिएगा कि हमारे पायल तड़वी हों, हमारे जो बच्चे हैं रोहित बेमिला हो, ये लोग अपना जीवनांत करने के लिए बाध्य हो जाते हैं या इनका जीवनांत कर दिया जाता है, जिसको इंस्टीट्यूशनल मर्डर कहा जा सकता है, इनका हो जाता है। तो इन्हीं ये डिजोनेंस के चलते कि आप वो तालमेल नहीं बैठा पाते उस जिंदगी से और फिर देखते या तो आप उसको करने के लिए बहुत ज़्यादा आप वो ईगो अपना रखते हैं, लड़ते रहते हैं सबसे, वो भी एक बहुत स्वस्थ स्थिति नहीं है। और उसकी वजह से क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं तनाव का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और आप कोशिश करने लगते हैं अकेले रहने का। तो ये जो रेशनलाइजेशन है इसी कारण से आता है। तो इससे बचने के लिए मालकम एक्स जैसे लोग क्या बोलते हैं कि नहीं, अपना जय भीम, साईं राम और मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आई विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे एंड आई विश यू एवरी सक्सेस एंड एवरी हैप्पीनेस इन योर फ्यूचर लाइफ। बहुत अच्छा लगा साईं राम को देख के। मुझे हंसी आ गई इसलिए कि एक बार साईं राम का मैंने नाम लिया, जो जैसा भी मैं प्रोनाउंस कर पाता हूँ, तो लोग समझे कि वो ये साईं राम को मैं मानता हूँ, उनका भक्त हूँ जो साईं बाबा है। तो बड़ा उनको कि आप कैसी बात कर रहे हैं। तो मैं उन्हें बता दूं कि ये मेरा छोटा भाई साईं राम है, मैं साईं बाबा का भक्त नहीं हूँ। वेलकम, जय भीम दिनेश। तो मैं बता रहा था कि ये एक कोग्निटिव डिजोनेंस का प्रॉब्लम सामने आता है हम लोग का, और हम लोग उसको अगर फेस नहीं कर पाए, उससे लड़ नहीं पाए, तो क्या होता है कि वो एक मर्द का शक्ल अख्तियार कर लेता है। तो इस का क्या क्या कारण हो सकता है मैंने बताया। तो एक दूसरा कारण जो रेशनलाइजेशन का अलावा है वो है ये ऑपरेसर वर्क में इस टाइप का कोग्निटिव, वो मानना ही नहीं पा पाता है, ब्लाइंडेड बाय उस इल्यूजन। साफ साफ चीजें दिख रही हैं लेकिन वो मानना ही नहीं चाहता है कि ऐसी बात है। जैसे ब्राह्मण, वो मानना ही नहीं चाहता है कि वो अत्याचारी है, कि उसने अत्याचार किया है। आप देखेंगे लोग कास्ट के सत्य से मानना ही नहीं चाहते कि कास्ट डज नॉट एग्जिस्ट। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से उससे साफ 90 क्या 99% जो सवर्ण है कास्ट के, इससे इनकार कर देता है और उस मानना ही नहीं चाहते। इतने गहरे तथ्य जो आंख में दिख रहा है, आए दिन हत्या होती है दलित बहुजन लोगों की, दलित आईएएस ऑफिसर को कुर्सी पे नहीं बैठने दिया जाता, जय भीम बोलने के कारण सस्पेंड कर दिया जाता है। इतने स्पष्ट उदाहरणों के बावजूद कोई मानना ही नहीं चाहता। ठीक है दामोदर सर, मैं वो इस्तेमाल करता हूँ। तो वो मानना ही नहीं चाहता कि वो किसी तरह का कास्ट का ऑपरेशन ये है। तो ये ऑपरेशन के अंदर कोग्निटिव डिजीनेस का सबसे बड़ा उदाहरण है। और नहीं मानने के कारण वो एक ऐसा दर्शन करता है कि ये जितना भी कंट्राडिक्शन है वो सही है। मतलब वो एक तरफ अपना कास्ट का प्रिविलेज भी लेगा,
कास्ट से जो उसको बेनिफिट मिलता है वो इंजॉय भी करेगा, और दूसरे तरफ दूसरे आदमी को बेनिफिट नहीं हो रहा है बल्कि डिसएडवांटेज हो रहा है, उसके चलते कास्ट के चलते वो परेशान हो रहा है, उस चीज को वो मानने से इनकार कर देगा। तो ये कंट्राडिक्शन वो एक साथ जी लेता है, और ये कंट्राडिक्शन जीने के लिए इसी को मैं कॉग्निटिव डिसोनेंस करता हूं कि मानना ही नहीं चाहता है। कोई भी नया तथ्य सामने आए तो उसको स्वीकार ही नहीं, बल्कि पुराने तथ्य को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं रहता है। तो ये ऑपरेशर के इस चीज को समझने की जरूरत है, क्योंकि वो खुद इसका शिकार होता है और कोशिश करता है कि जो नीचे वाले लोग हैं, उत्पीड़ित लोग हैं, वो भी कंट्राडिक्शन को स्वीकार कर लें, तर्क में न विश्वास करें और पूरी तरह से अतार्किक हो जाए। मैं थोड़ा ईयरफोन लगाने की कोशिश करता हूं ताकि आवाज साफ साफ आए। ईयरफोन है वो छूट गया। हाँ वो पता नहीं मिल रहा, देखते हैं। हाँ हाँ ठीक। तो अब आवाज साफ आ रही है? मैं उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। थैंक यू सुभी। तो मैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहता हूं इसके बाद, ये जो थ्योरेटिकल डिस्कशन था उसके बाद, कि हमारे बच्चे, मैं मेरी चिंता के फिक्र के मरकज फिक्र जिसको बोलते हैं ना, चिंता के केंद्र में हमारे बच्चे रहते हैं, क्योंकि आंखों के सामने ये जो नीट का एग्जाम का सिस्टम है, जो अत्याचारी सिस्टम, इसकी वजह से साउथ इंडिया में एक हमारी जो बच्ची का देहांत हो गया। तो ये देख के बहुत दुख होता है, और ये हमारे लिए सिर्फ थ्योरेटिकल बात नहीं है, ये हमारे लिए बहुत एक जीवन का चला जाना, हमारे जो कम्युनिटी के एक सदस्य का चला जाना इतनी आसान बात नहीं है। तो हम लोग इसको ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। इसीलिए कैसे बचाएं, मतलब कैसे हम लोग सिर्फ इसको एक विमर्श के दायरे से बाहर लाके, डिस्कोर्स के दायरे से जा रहे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के रूप में देखते हुए इसको क्या सोल्यूशन है, कैसे इससे निजात पाए। तो ज्यादातर मैं देखा डिप्रेशन इसलिए होता है कि हमारे जो लोग हैं वो रियलिटी से कट जाते हैं, रियलिटी को नहीं मानना चाहते हैं, कंट्राडिक्शन को आराम से जीते रहते हैं। तो तार्किक होना हमेशा आपको आत्महत्या, डिप्रेशन से बचाता है। इसलिए मैं बार बार पिछले में भी मैंने बोला कि रेशनल होने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन रेशनलाइज करने की कोशिश, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो रेशनल कैसे हुआ जा सकता है? तो रेशनल होने का सबसे पहला चीज है वो है कि आप वस्तुनिष्ठ सत्य को स्वीकार। ज्यादातर लोग जो प्रिविलेंट आइडियोलॉजी है, जो वर्चस्वशाली विचारधारा है, जो ब्राह्मण की विचारधारा है, वो क्या है? वो सब्जेक्टिव है। वो सिर्फ मनुष्य को कि मान लो ये इन्हीं का एक कवि है तुलसीदास, वो बोलता है कि मूंदी आंख कतु कुछ भी नहीं। मतलब अगर आंख मूंद लिया जाए तो कहीं कुछ नहीं है, जिसको अंग्रेजी में सोल्पिसिज्म बोला जाता है, कि ये खुद ही को कि, और एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बना फिरता है, जिद्दी कृष्णमूर्ति का चेला है वो, उसका फोटो अक्सर वो चेपता रहता है। तो वो भी बार बार लिखता है कि खुद ही स्रोत हैं, ज्ञान का स्रोत हम खुद हैं। लेकिन नहीं, ज्ञान का स्रोत हम लोग खुद नहीं है। ऑब्जेक्टिव रियलिटी, आपके बाहर जो रियलिटी है, ये जो आपके भीतर मन के जो कॉन्शसनेस है, वो डेरिवेटिव है जो बाहरी सत्य है उसका। ये मुख्य नहीं कि आप जो सोच लेंगे कि मन है, सुख एक मानसिक अवस्था है कि हम सोच लेंगे कि सुखी है तो सुखी हो जाएंगे। इस तरह का रजनीश आदि जो लाइफ स्टाइल गुरु भी और ये ऐसा शिक्षा देते हैं, ये बहुत गलत शिक्षा है। एक दलित आदमी, तब तो दलित का कब का लिबरेशन हो गया रहता, हम लोग सोच लेते सुखी है।
सोचने से कोई सुखी नहीं हो जाता जब तक कि उसकी ऑब्जेक्टिव रियलिटी, उसका भौतिक मटेरियल कंडीशन वो सुखी वाला ना हो। मटेरियल कंडीशन सुखी वाला कब होगा? जब उसको खाने को मिलेगा, जब उसको पढ़ने को मिलेगा, जब उसको ठीक से रहने को मिलेगा, उसको तमाम जो कंफोर्ट, नेसेसिटी, बेयर सब पूरा होगा। इसलिए फालतू का ये जो अध्यात्म लोग जो बकते रहते हैं, तो उससे बाहर आके एक वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करना, जिसकी बात बाबा अम्बेडकर ने की, जिसकी बात बुद्ध ने की, जिसकी बात कबीर ने की, जिसकी बात सिद्धनाथों ने की, मखली गोसाल ने की। तो हमारी एक परंपरा रही है ऐसे सत्य अर्थात को मानने वालों की। तो अर्थात को मानना बहुत जरूरी, तब हम इतने घबराएंगे नहीं। पहले से हम तैयार रहेंगे भाई कि मेन स्ट्रीम, जैसा कि सुबी ने बोला कि हमारा कंपल्सन है, हमारे पास विकल्प नहीं। इसको मान लेने से ना चीजें आसान हो जाती हैं। एक साइकोलॉजी के क्षेत्र से ही मैं एक उदाहरण, मैं नियतिवादी नहीं हूँ, फैटलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन अर्थात को मानना होता है। आप जितना जल्दी चेंज चाहते हैं, इतना जल्दी चेंज नहीं आने वाला है। तब तक आपको साइकोलॉजिकल यस, हमारा कॉन्शियसनेस डेरिवेटिव है, जो मटेरियल कंडीशन हम जैसे रहते हैं और जिस हिस्ट्री से मनुष्य समुदाय एक ह्यूमन बीइंग गुजरा है, उसका डेरिवेटिव है। तो मैं ये बता रहा था कि अर्थात मानने से जो फायदा होता है, ये एक्सपेरिमेंट से साबित हो चुका है। और साइकोलॉजी में के क्षेत्र में इसलिए मैं ये जो स्लाविक लोग हैं, स्लाविक लोग बोलते हैं रशियन जो नस्ल के लोग हैं, रूसी लोग हैं, ये ज्यादा ईमानदार लोग हैं। अगर आपको मनोविज्ञान पढ़ना है तो अमेरिकन लोगों को, यूरोपियन लोगों को मत पढ़िए, लेकिन रूसी लोग, रूस भी यूरोप में ही आता है, आधा एशिया में आता है। तो उसमें ये देखिएगा, पावलोव करके एक था, वो पावलोव ने एक एक्सपेरिमेंट किया बंदरों के ऊपर। तो उसने दो बंदर, जो साइकोलॉजी सोशोलॉजी के स्टूडेंट है शायद जानते भी होंगे, फिर भी आपके इत्तला के लिए, जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। तो उसने दो बंदरों पर एक एक्सपेरिमेंट किया और पाया कि एक जो बंदर था उसको उसने ट्रेन किया कि उसको अगर इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह दिया जाता है तो वो स्विच ऑफ कर दे, तो स्विच ऑफ करने से उसमें करंट नहीं जाएगा, तो बच जाएगा। उसको ऐसा ट्रेन कर दिया कि जब शॉक उसको दिया जाता था इलेक्ट्रिक, उसको दर्द होता था, तो ट्रेन था कहाँ स्विच है वहां उसको दबा देता था। एक बंदर है जिसको कुछ ट्रेन नहीं किया, उसको शॉक देता था और वो, उसके पास कोई चारा नहीं था सिवाय कि उसको सह ले और उसको बर्दाश्त करे फॉर ये करके। तो दोनों बंदर ट्रेन हो गए। उसके बाद उसने क्या किया कि दोनों बंदरों को पिंजरे में डाल दिया, कैद में डाल दिया, और उसके बाद दोनों बंदरों को शॉक दिया। तो जिस बंदर को ट्रेन नहीं किया गया था, उसको शॉक देने से कुछ नहीं हुआ था, वो हैबिचुएटेड हो चुका था, उसको सहने लग गया था, उसको बर्दाश्त करने की क्षमता, टॉलरेट करने की क्षमता, उसको वो नियति मान चुका था और उसको वो एक्सेप्ट कर चुका था। लेकिन जिस बंदर को उसने ट्रेंड कर दिया था, वो बार बार कोशिश करता था स्विच तक पहुंचे, एक्सेस करे स्विच को, और स्विच को ऑफ नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो कैद था पिंजरे में। तो होता क्या था कि वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया और फ्रस्ट्रेट होकर वो बंदर मर गया। तो आप देख सकते हैं कि एक ये साइकोलॉजिकल प्रक्रिया की, जब किसी चीज को आप नहीं मानना चाहते हैं, आप मानना चाहते हैं इसका सोल्यूशन संभव है, जबकि फॉर टाइम बिंग उसका सोल्यूशन नहीं संभव है। अगर हम चाहें कि अभी रातों रात क्रांति हो जाए और हमारे लोग न्यायों में नहीं है, सेना में नहीं है, सब जगह भर जाए, तो आपको एक हड़बड़ी हो जाती है। आप नक्सल टाइप से, जो रूस में भी इस तरह क्रांतिकारी नरोदनिक करके एक दल था जो निहलिस्ट बाद में बन गया, तो ये निहलिस्ट लोग भी ऐसे ही सोचते थे कि तोड़ फोड़ कर देना, क्रांति कर देना अचानक, मतलब उनको बर्दाश्त नहीं होता था जो अत्याचार, एंग्री यंग मैन टाइप का। लेकिन ये तो संभव नहीं है। आप देखेंगे जैसा कि सुबी ने कहा कि वहीं पर एडमिशन लेना आपकी भी मजबूरी है। हाँ, दलितों को यूज होता है बिल्कुल। ये जो गुस्सा है शोषण के कारण, इसको नक्सल लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे विनोद मिश्र जैसे सवर्ण ब्राह्मण लोग इस्तेमाल करते हैं, और हमारे लोग मारे जाते हैं, और कोई न्यायालय से भी उनको न्याय, लक्ष्मणपुर बासे से लेकर तमाम आप केस देख लीजिए। मैं सहमत हुआ अदनान अनु भाई से। तो ये आप, ये क्यों होता है, नक्सल के तरफ कुछ दलित क्यों शामिल हो जाते हैं? इन्हीं कारणों से कि हम अर्थात को नहीं, अचानक चेंज चाहते हैं। तो हमको अर्थात को मानना होगा, यथार्थ को मान लेंगे, रियलिटी को अप्रिशिएट। हम ये नहीं बोलते कि फैटलिस्ट कोई चेंज हो ही नहीं सकता है, मान लिया जाए सहने की, वो भी बुरा है, वो तो
और भी बुरा है भक्ति भाव, वही तो भक्तिवाद है, सरेंडर कर देना रियलिटी के आगे। नहीं, एक डायलेक्टिकल अप्रोच रखना कि हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये चेंज करने की क्षमता इन्फाइनाइट नहीं है। विद इन गिवन कंडीशन हम चेंज कर सकते हैं। उस जैसे एक वैज्ञानिक आदमी, इंजीनियर कोई मशीन बनाता है तो न्यूटन्स लॉ ऐसा को फॉलो करते बनाता है, उसको फ्रीडम नहीं है जो सवर्ण कवि वगैरह जो रोमांटिक कविता लिख देता है। तो ये जो रोमांटिक बात सबसे बड़ा खतरनाक और आत्महत्या डिप्रेशन का कारण। स्वच्छंदतावादी हो जाते हैं, हम सोचते हैं कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसको कुछ भी बोल सकते हैं, जितना व्यंग करो। तो हम आपस में लड़ने लग जाते हैं, एकदम कट्टू हो जाते हैं, अर्थात को नहीं समझ पाते हैं कि एक डिसिप्लिन है रियलिटी की जिसके अंतर्गत हम लोग जीते हैं, वो डिसिप्लिन में लेकिन ये सीमाओं के अंदर ही संभावना है, और उसका फायदा उठाते हुए जो रियलिटी का लॉ है, वी कैन चेंज द रियलिटी। तो ऐसा नहीं कि चेंज नहीं कर सकते, एकदम फैटलिस्ट नियतिवादी हो जाना है, भाग्यवादी हो जाना है, पूर्व जन्म कर्म के सिद्धांत में भी विश्वास कर रहे, लेकिन ये भी दूसरा एक्सट्रीम है। इसलिए देखिएगा ब्राह्मण हमेशा आपको एक्सट्रीमिस्ट अतिवादी होना सिखाता है, या तो आपको कर्म फल पुनर्जन्म की बात करके बोल देता है कि जो हो उसको बर्दाश्त करो, तुम्हारा पूर्व जन्म का फल है, नथिंग कैन बी डन अबाउट इट, वो साफ साफ बोल देता है। ठीक है, तो उसमें भी आप मारे जाते हैं, दलित को वो हित में नहीं। या तो स्वच्छंदतावादी बना देता है, फिर आप नक्सल बन जाते हैं और दुनिया को तोड़ फोड़, यथार्थ को कि आसान नहीं है, इतने बड़े जो स्टेट है जिसके पास सेना है उससे लड़ना इतना आसान नहीं है। एक गुरिल्ला युद्ध करके बहुत बड़ी क्रांति नहीं हो जाएगी। और उस टाइम में हो गई थी, रूस में जो क्रांति हुई थी या चाइना में, तो ये पूरी तरह इंडिया की तरह एक पूंजीवादी देश नहीं थे। इंडिया एक डेमोक्रेसी है, पूंजीवाद है, इसका दूसरा सिस्टम है। तो इसमें बाबा अम्बेडकर ने सही सोचा कि डेमोक्रेसी आ गई, यहाँ डेमोक्रेटिक लड़ाई लड़नी होगी आपको, वो इसलिए वो कुछ कर भी सके। और जो देखिए दलित पैंथर के लोग थे, उनके कुर्बानी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, उनके जो योगदान है दलितों में सम्मान, लेकिन फिर भी देखिए वो सफल नहीं रहे, तो मानना ही होगा कि वो सफल नहीं रहे। तो क्योंकि वो भी इसी तरह से एक रियलिटी का सही आइडिया नहीं था। जब उस इतिहास को आप पढ़ेंगे, जबकि वो बहुत त्यागी थे, उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया दलित समुदाय के लिए, दलित पैंथर वगैरह ने, या ब्लैक पैंथर जो आंदोलन रहा है। तो ये रियलिटी का भान ही हमको इस कोग्निटिव डिसोनेंस से बचा सकते हैं। और रियलिटी का भान क्यों नहीं होता हम लोगों को, तो इसका भी साइकोलॉजिकल कारण है, वो है इम्प्रिसिज्म में गहरा विश्वास, कि हम लोग इंपीरिकल थिंकिंग, अनुभवी, इसको बड़ा ग्लैमराइज भी करते हैं कि बौद्धिक ज्ञान बेकार है, रेशनल ज्ञान बेकार है, जो रेशनलिस्ट होने के लिए जो डेकार्त वगैरह था। और हम लोग अनुभव कि अरे देखन आंखन सुनी नहीं, देखन ऐसा ऐसा करके कबीर साहब के भी कहे हुए को गलत व्याख्या करके कि नहीं, जब तक अनुभव नहीं किया वो सत्य नहीं, और सब बेकार है। रजनीश भी बोलता है कि ज्ञानवान बेकार है, अनुभव जब तक ना हो, एक्सपीरियंस पे बहुत जोर देना। और जो रेशनल ज्ञान है उसको बहुत दुत्कारना, उसका अवहेलना करना, रेशनल ज्ञान को बहुत घटिया समझना, कूड़ा करकट, और इंपीरिकल ज्ञान को, अनुभव जनित ज्ञान को बहुत ग्लैमराइज करना, हाईलाइट करना, ये सबसे बड़ा कारण बन जाता है। हम लोग ये इसका शिकार हो जाते हैं, सवर्णों की विचारधारा का शिकार हो जाते हैं, और हम लोग रियलिटी से कट जाते हैं। इसीलिए देखिएगा कि जो मार्क्सिस्ट लोग भी थे, जैसे लेनिन, तो उसने किताब ही लिखी इम्पीरियो क्रिटिसिज्म, यानी कि इंपीरिकल ज्ञान। अरे इंपीरिकल ज्ञान में आप रहेंगे, और भारत के लोग देखिएगा कि यहाँ का मैथमेटिशियन से लेके रेशनल ज्ञान का कोई, इसलिए यहाँ ज्ञान का विकास ही नहीं हुआ, यहाँ कोई रेनेसा पुनर्जन्म पुनर्जागरण ही नहीं हुआ यहाँ पर, इन्हीं कारणों से। क्यों? क्योंकि ये अनुभव ज्ञान जब तक अनुभव नहीं हुआ, जब तक आंख से नहीं देख लेंगे उसको नहीं मानेंगे। इस तरह की जो जिद थी, इस जिद ने इन लोगों के पूरे ज्ञान के सिस्टम को, तो ये दलितों को इससे बचना है। मैं देखता हूँ दलितों में भी अनुभव वाला ज्ञान, बड़ा इंपीरिकल देह से रिलेटेड ज्ञान, और ये सरकार भी अभी रिसेंटली में पढ़ रहा था, आपको भी स्किल और देह से किए जाने काम में सीमित करना चाहती है। आपके सेरेब्रल बीइंग को, मनुष्य में, मैं नहीं बोलता कि शरीर तो सबसे बड़ा सत्य है, लेकिन सेरेब्रल बीइंग, आदमी का दिमाग होना, बौद्धिक होना भी उतना ही बड़ा सत्य है। दोनों का डायलेक्टिकल यूनिटी से मनुष्य बना हुआ है। तो उसके जो स्किल है, जो हाथ से जो कौशल है, वो करता रहा है, वही उसका लाइफ रहा है दलित का। इसलिए उसको अनुभव के ज्ञान
अपने हिस्ट्री के कारण जो अत्याचार किए उस पर ज्यादा जोर, लेकिन इसी पे जोर देता रहा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, मुक्त नहीं हो पाएगा वो जातीय जो उत्पीड़न अपने पेशे से, उसको तो उससे बाहर निकलना, उसी में उसका मुक्ति का मार्ग है। इसलिए इस अनुभविक ज्ञान को, इसको और विस्तार से अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा कि अनुभव के ज्ञान में, और बड़ा ये फेमस है, बड़े बड़े जितने दलितों के बड़े कवि हैं, बड़े अनुभव के ज्ञान का महिमा बखान करते रहते हैं, लेकिन ये जो अनुभव का ज्ञान है इसका महिमा बखान करने की जरूरत नहीं है। ये समझने की जरूरत है कि गणित का विकास नहीं होता, अलजेब्रा का विकास नहीं होता है अगर रेशनल थिंकिंग, अमूर्त थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को हम लोग जगह नहीं देते अपने जीवन में। क्योंकि अमूर्तता नहीं आपको जनरलाइजेशन की तरफ आप सामान्यकृत कर पाते हैं, समान निष्कर्ष निकाल पाते हैं, कि नियम निकाल पाते हैं। बाबा अम्बेडकर ने वैचारिक और बौद्धिक चिंतन किया, और इसलिए वो कर पाए ये सारा चिंतन, क्योंकि उन्होंने अनुभव के ज्ञान को तक अपने आप को सीमित नहीं रखा। क्योंकि अनुभव का ज्ञान जब तक आपके बुद्धि से इडिट नहीं होता, बुद्धि इसको एसिमिलेट नहीं करती है, बुद्धि उसको निराई कढ़ाई रिफाइन नहीं करती है, तो आप उस ज्ञान प्रोसेस नहीं करते तो ज्ञान नहीं, वो सूचना मात्र रह जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग इंपीरिकल ज्ञान को जीवन में, इंद्रिय जनित ज्ञान को, जो एस्थेटिक ज्ञान है, इसलिए साहित्य को भी ज्ञान का सिर्फ स्रोत बना लेना बड़ा गलत होता है। कि आप नोवेल पढ़ते हैं उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि नोवेल वगैरह एक एस्थेटिक एक्सपीरियंस, एस्थेटिक मतलब इंद्रिय बोध, इंद्रिय बोध अनुभव से जुड़ा हुआ है। ये जो 5 इंद्रियां हैं, स्वाद की जो इंद्रियां हैं, कोई चीज आप टेस्ट करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, टच करते हैं, सूंघते हैं, तो ये 5 इंद्रियां हैं। और ये इंद्रियों का जो सौंदर्य बोध है, इसी को एस्थेटिक वगैरह कहा जाता है। तो ये आपको लिटरेचर में मिलेगा। तो ये आपको फील तो रियलिटी का करा सकता है, लेकिन रियलिटी को आप एनालाइज नहीं कर सकते हैं उसी के लिए। और उसमें एक राजनीतिक बायस भी होता है, जिस क्लास का आदमी लिखता है वो बायस्ड होता है। और उसी का आप देखिएगा, जैसे एक इम्मा का अगर उदाहरण लिया जाए, इम्मा करके एक उपन्यास था वो जॉन एस्टेन का। तो जॉन एस्टेन पे वो पूरी तरह से जो कोलोनियल कल्चर है, जो साम्राज्यवादी कल्चर है उस टाइम में, जो वो भारत जैसे देशों का, जो ब्लैक लोगों का प्लांटेशन में शोषण खून चूस के जो सभ्यता बना था, उसी के आदर्श और उसी के स्त्री पुरुष संबंधों की वो व्याख्याता है। और इसकी जब आलोचना की गई तो उसने फिर आपको जगह दिया मैनफील्ड पार्क उसने लिखा, उसमें ब्लैक कलर, लेकिन वो भी बहुत पेट्रोनाइजिंग है देखिएगा। तो आप देखिएगा कि ये जो वो लिटरेचर होता है वो आपको सही ज्ञान, उसको अल्टीमेट लिटरेचर पढ़ना चाहिए, उससे फील आता है, वो बहुत उपयोगी है, लेकिन वो अनुभविक है, वो ज्यादातर एक्सपीरियंशियल है, वो इतना रेशनल नहीं है। और जो बौद्धिक नोवेल वगैरह लिखे गए, जैसे कि प्लेग लिखा अल्बर्ट कामू ने, देखिए इतना लोकप्रिय नहीं हुए, क्योंकि वो एस्थेटिक अपील उसमें नहीं है, वो आपके अनुभव को, डायरेक्ट अनुभव को वो संबोधित नहीं है। तो ये इतना इसमें सीमित हो जाना अच्छा नहीं है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो हम लोगों को रेशनलाइजेशन और इसके तरफ ले जाती है। ये साहित्य भी कई कंट्राडिक्टरी चीजों को एक साथ मान लेने के लिए बाध्य करता है, खासकर रोमांटिक साइड, कि एक आदमी में कंट्राडिक्शन दिख रहा है लेकिन हम लोग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि रोमांटिसाइज किसी भी चीज को, एक खराब से खराब आदमी को देवता मान लेने को, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल में भी बताया था कि देखिए कैसे एक 9 साल की बच्ची और एक 60 साल से ऊपर का बुढ़ा, ये रियलिटी में देखें तो हमको बुरा लगेगा, बहुत खराब लगेगा, किसी भी बहुत बुरे से बुरे आदमी को इतना तो फीलिंग रहता है कि वो खराब। लेकिन देखिए कवित्री ही कैसे लिख दी कि बहुत बढ़िया दूल्हा दूल्हा का शोभ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, तो वो क्यों लिख पाए? क्योंकि उस कंट्राडिक्शन को नहीं देख पा रही, उसको रोमांटिसाइज कर रही। तो रोमांटिसिज्म वगैरह क्या करता है, कंट्राडिक्शन को, कोग्निटिव डिजोनेंस को नहीं देखने देता है। तो इसलिए इन सब चीजों से बचकर ही, और एक दलित को तो कतई कतई रोमांटिक नहीं, यहाँ रोमांटिक होने से लव वगैरह के अर्थ में नहीं है, रोमांटिक जिस अर्थ में रियलिटी के खिलाफ एक एंटी रोमांटिक, टीएस एलियट एक कवि है, जिन अर्थों में रोमांस का मतलब साहित्य में होता है कि रोमांटिक जो पोएट्री है वो खुद की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन ऑफ द सेल्फ, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ योर फीलिंग समझी जाती है, फीलिंग से रिलेटेड, ये सेल्फ के फीलिंग का जो एक्सप्रेशन है वो रोमांटिक। तो जबकि सेल्फ ही सब कुछ नहीं है, बाहर की दुनिया भी बहुत कुछ है, रियलिटी भी बहुत कुछ है। तो इससे बचना चाहिए एक दलित को, वरना वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, वो एक ऐसी दुनिया का कल्पना बना लेगा, और जब उसको रियलिटी से सामना होगा तो उससे मैच नहीं करेगा, और जब मैच नहीं करेगा तो वो डिप्रेशन की तरफ प्रवृत्त हो जाता है।
तो मैं देख रहा था कि कुछ अगर प्रश्न हो तो उसका उत्तर देने का मैं कोशिश करूं, तो कोई प्रश्न नहीं है, इसलिए मैं अपने वक्तव्य को कंटिन्यू करता हूं कि ये एक इसी दुनिया में जीने सबसे बड़ा ये कॉग्निटिव डिजोनेंस जो आता है बाहरी दुनिया से ही आता है। बाहरी दुनिया ही बहुत कंट्राडिक्शन से भरी हुई है। सबसे बड़ा कंट्राडिक्शन क्या है कि एक ऐसी दुनिया में आप रह रहे हैं जो आपके लिए नहीं बनी, लेकिन आपको उसमें रहना पड़ रहा है। आपका न साहित्य वहाँ है, न आपका जीवन का कोई अंश है। मैं एक ब्लैक स्त्री को पढ़ रहा था, उसका लेख पढ़ रहा था, तो उसने लिखा कि जब मैं वो जेन आयर वगैरह को या किसी भी ऐसी वाइट महिला को पढ़ती हूँ तो मुझे बड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि उसका प्रोटागोनिस्ट नोवेल वगैरह का किसी भी झुम्पा लाड़ी का ही प्रोटागोनिस्ट एक स्वर्ण होगा, या कोई वाइट आप नोवेलिस्ट ले लीजिए, किसी को भी क्या नाम है, इमली ब्रोंटे को ही ले लीजिए, तो ये सारे लोगों का जो प्रोटागोनिस्ट होगा जो नोवेल का, वो क्या स्वर्ण होगा, ये वाइट होगा, श्वेत आदमी, श्वेत औरत होगी या श्वेत आदमी होगा। तो उस जो श्वेत जो प्रोटागोनिस्ट है उस नोवेल में, तो इसको बार बार कल्पना करना पड़ता था, जिसको उसने बड़ा खूबसूरत नाम दिया कि इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक करना पड़ता था। जैसे शरीर को मोड़ना पड़ता, उसके दिमाग को मोड़ के जबरदस्ती उसको वो ब्लैक बनाती थी, पहले उसको पढ़ते हुए उसको इमेजिन करती थी, बड़ा थक के, बड़ा कोशिश करके, बड़ा परिश्रम करके कि ये जो है वो ब्लैक है, प्रोटैगनिस्ट उसको ब्लैक बनाती थी, और ब्लैक के रूप में वो क्या बिहेव करती, तब वो नोवेल को एंजॉय कर पाती। तो बाद में वो लिखती है कि बाद में मैंने ऐसे उपन्यास जिसमें इतना मेहनत करना पड़े मैंने छोड़ दिया, वो रिलेट नहीं कर पाई, उसका जीवन वहां पे नहीं। हम लोग दलित बहुजन का भी यही हाल है कि जब हम लोग पढ़ते हैं सवर्ण साहित्यकारों को, अपने जीवन में ही रिलेट में फेंक देता हूँ। लोग बोलते हैं कि तुमको कुछ भी पसंद नहीं आता, तो जो भी लिखा है कहीं हमारा जीवन नहीं है, तुमको कैसे कुछ। हमको बड़े बड़े साहित्यकार जो नामी साहित्यकार हैं, रवि ठाकुर, रविन्द्रनाथ ठाकुर, कोई पसंद नहीं आता, क्योंकि मैं रिलेट ही नहीं कर पाता, जैसे एक ब्लैक आदमी नहीं रिलेट कर पाता व्हाइट लिटरेचर से। लेकिन वो लिखती है कि बड़ी खुशी की बात है कि अब टोनी मॉरिसन को वो पढ़ सकती है, वो न्योगो थ्योगो को पढ़ सकते हैं, अब हमारा भी लिटरेचर आ सकता है। तो मैं भी खुश हूँ कि अब मेरी प्रताड़ना इतनी नहीं रही, मैं दलित लक्ष्मण गायकवाड़ को पढ़ सकता हूँ, दामोदर मोरे को पढ़ सकता हूँ, मैं शिवराज सिंह बेचैन को पढ़ सकता हूँ, सूरजपाल चौहान को पढ़ सकता हूँ। तो मेरे पास विकल्प है, और वहाँ हम अपने लाइफ को रिलेट कर पाएंगे, लगता है ये मेरे जिंदगी है। तो ये, लेकिन ये दुनिया तो नहीं बदली। आप एक छोटा सा उसमें कोना बना लिए कि आपका भी दलित साहित्य, लेकिन दुनिया तो उन्हीं की है, जजेस तो उन्हीं के हैं, हाई कोर्ट तो उन्हीं का है। तो ऐसे माहौल में जीने में दिक्कत आनी ही आनी, तो उसको कैसे टैकल करें, यही हम लोग को सीखना होगा। बार बार मैं इसी पे जोर देता हूँ, और इसीलिए बार बार देखिएगा कि तार्किकता की बात बाबा साहब करते हैं, तो वही तार्किकता, तर्क संगत एक जीवन, और तर्क संगत एक गहरे स्तर पर। तर्क संगत का मतलब नहीं होता कि पॉजिटिविज्म, ज्यादातर लोग तर्क संगत होने का मतलब, रेशनल होने का मतलब लगा लेते हैं पॉजिटिविस्ट होना, यानी ऊपरी तौर पे चीजों को देखना, यानी वेल को मछली माना, नहीं, डीप स्तर पे देखना, गहरे में जाके चीजों को देखना। रेशनलिटी मतलब गहरी रेशनलिटी, बौद्धिकता में गहराई भी होना चाहिए, पॉजिटिविस्ट प्रत्यक्षवादी वो नहीं होनी चाहिए। ऐसी रेशनलिटी बौद्धिकता की मैं बात कर रहा हूँ, ताकि चीजों के इंटरकनेक्टेडनेस को, चीजें अलग अलग देखना, यही सबसे बड़ा दिक्कत है। जो ऑपरेस्ट आदमी है उसकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि चीजों को अलग अलग वो देखते, जोड़ के नहीं देखता, उनके पूरे जो रिलेशनशिप में नहीं देखता है, जिसकी वजह से चीजें उसको समझ में नहीं आती हैं, उन चीजों को सॉल्व नहीं कर पाता है, और फिर तनाव का शिकार होकर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। लेकिन चीजों के इन कनेक्शन को हम देख पाए, जैसे अभी स्किल डेवलपमेंट चल रहा है, तो आप देखेंगे इसे जातिवाद से जुड़ा हुआ है, तब आप समझ पाएंगे कि ये मेरे लिए नहीं, वरना ये लगेगा कि मेरे लिए। और बाद में आप पाएंगे कि जिसको अपने हित में समझे थे तो वो आपके विरुद्ध निकला, तो आप निराश हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत चीजों के कनेक्शन को समझना, रेशनली समझना, और उस जाल में नहीं आना। विरोध, कोई चीज गड़बड़ दिख रहा है तो उस पर सोचना चाहिए, कुछ चीज कंट्राडिक्टरी दिख रहा है तो उस पर सोचना चाहिए कि तो कंट्राडिक्टरी है। जैसे हम लोग को बता दिया गया कि ब्राह्मण बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसने कुछ आविष्कार ही नहीं किया,
तो ये कंट्राडिक्टरी है। तो हमको रुकना चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए कि आखिर इतना भोंदू आदमी है और उसका इतना ज्यादा प्रचार क्यों है। तो आप समझ पाएंगे कि उसके लिए क्या क्या किया गया, तब आप डीप में जाएंगे। जैसे बाबा दया, कोई ब्राह्मण कोई आविष्कार ही नहीं कर पाता। तो ये बड़ा आसान है कि इस कंट्रडिक्शन को मान ले या उसका भर्त्सना करें, लेकिन उसको समझने के लिए, एनालिसिस करने के लिए आप देखिएगा कि आपको डीप में जाना। जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर डीप में गए, उसको समझना कंडेम से ज्यादा जरूरी होता है एक्सप्लेन करना। मैं बार बार कहता हूँ। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया, उन्होंने बताया कि ब्राह्मण ऐसा नहीं है कि कोई साइंटिफिक उसके जीन में कोई कमी है, वो भी हम आप जैसा मनुष्य है, कोई हाई फाई नहीं है ना, कोई लो फाई है, हम जैसे हैं ह्यूमन बीइंग, वो भी ह्यूमन बीइंग। तो फिर वो क्यों नहीं, हम कोई सत्य देखते हैं, बाबा अम्बेडकर ने देखा तो इतना बड़ा सोशियोलॉजी का ज्ञान भंडार, इतना ब्रिलियंट ज्ञान भंडार बाबा अम्बेडकर ने खड़ा कर दिया। तो ब्राह्मण भी उस चीज को देखता, क्यों नहीं खड़ा कर पाता, उनमें कोई तो है ऑब्जर्वर, क्योंकि वो सत्य को देख लेता है, उसको मानना नहीं चाहता। यही कोग्निटिव डिजोनेंस के बाद बाबा अम्बेडकर, वो मानना उसके हितों के खिलाफ है, वो उसके इंटरेस्ट के खिलाफ है, उसको क्यों मानना चाहेगा वो इसलिए नहीं। तो कितना अच्छा एक विश्लेषण, और उन्होंने व्याख्या कर दी कि ब्राह्मण मूर्ख क्यों होता है, अपने हितों, वो जो रियलिटी है। इसीलिए ज्ञानी होने की जो संभावना एक दलित में ही है। तो उल्टा हम लोग को निराश नहीं, दलित बहुजन को बहुत खुश होना चाहिए कि हमारा मटेरियल ऐसा कंडीशन है, सब कुछ निगेटिव ही निगेटिव नहीं है हमारे बारे में, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज है। इसलिए देखिए दलित आदमी थोड़ा सा पढ़ना शुरू करता है तो बहुत ही वो हाई फाई या बड़ा वो बुद्धिमान, हम देखें दलित में कोई पढ़ गया तो बड़ा वो ब्रिलियंट टाइप का, जीनियस टाइप का हो जाता है वो। तो क्यों ये होता है, इसलिए होता है कि सत्य उसके पक्ष में, जो रियलिटी है, जो न्याय है उसके पक्ष में खड़ा है, मोरली वो सुप्रियर है। जो मैं बार बार बोलता हूँ, भले ही वो पावर और पॉलिटिकल अर्थ में कमजोर हो फॉर टाइम बिंग, वो भी मतलब कंटिजेंट सत्य है, परमानेंट नहीं है। जिसकी वजह से आप देखेंगे कि ये ब्राह्मण मूर्ख होता है, वो मानने नहीं चाहेगा क्योंकि उसके हितों के खिलाफ है। जैसे सवर्ण महिलाओं में ऐसा इंटरवल हमेशा देखते हैं कि काली को वो मान रही है बहुत बड़ा आइकन, दुर्गा देवी को मान रही है, इधर नारीवाद भी पूरा पोंक रही है कि नारीवाद नारीवाद, और दुर्गा पूजा उधर कर रही है, जिसके बारे में इंगित किया, इशारा किया कि वुमेन कैन नॉट। लेकिन ये बात गलत है, पूरी तरह से सही नहीं है। इसमें थोड़ा सा मैं एक शब्द जोड़ूंगा, सवर्णा वुमेन कैन नॉट सी देयर ऑपरेशन इन द रिलीजन। लेकिन अब देखिए जो खेत में काम करने वाली दलित वुमेन है, वो पूरा कंट्राडिक्शन और साइंटिफिक लाइफ जीती है। क्यों? उसको चूंकि वो खेत में काम करती है, मजदूर के रूप में काम करती है, मशीनों पे काम, तो उसको एक नियम साइंस के अनुसार काम करना पड़ता है, तो वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाती है। थोड़ा सा हेजोमनी के कारण, नकल करने के कारण वो कर ले तो कर ले, कि ये मूल करेक्टर उसका नहीं है, मेन करेक्टर नहीं है। एक हमारे बड़े श्रद्धेय मेरे लीडर हैं वो कुफिरदा, वो अक्सर लिखते हैं कि गणित का आविष्कार ये वो खेत में रोपनी करने वाली, धान बोने वाली औरतों ने किया। जो उसका डिस्टेंस होता है, ये एरिया ज्योमेट्री में नापना पड़ता है उसके लिए। तो वैसी औरतें इतनी वो नहीं हो सकती हैं, आप पता कर लें, वो इतना करवा चौथ नहीं मनाती, ये सवर्ण औरतें ही मनाती। तो सवर्ण औरत कंट्राडिक्शन को झेल क्या लेती है, वो कंट्राडिक्शन को रोमांटिसाइज, जो पिछले वक्तव्य में मैंने बोला कि एक कविता लिखा जिसमें बोला कि मैं माँ पति को भी सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, बेटी को भी, बेटा एक साथ वो सबको सबसे ज्यादा प्यार कर ले रही, और उस पर गौर कर रही है कि मेरा सत्य स्त्री का पुरुष से अलग है, ये है वो है। उसको अपने कंट्राडिक्शन पे उल्टा गौर है, शर्म आनी चाहिए, उसको दूर करना चाहिए। कोग्नेटिव जिज्ञास को गर्व का चीज समझ रही है, बीमारी को ही बहुत बड़ा उपलब्धि समझ रही है। ये स्वर्ण महिलाओं का गुण है। लेकिन दलित महिलाएं जो कि खटती हैं मोटली, अपवादों की भी बात मैं नहीं करता, जो मुख्य धारा है, जो मेन है, वो देखिएगा बिल्कुल इन चीजों को नहीं मानती है। मेनी एडुकेटेड दल, क्योंकि ये इंटरगेशन देखिए, जो कोऑप्ट कर लिए गए हैं, वो जो प्रेशर क्लास कोशिश करता है कि जो एलिट है दलित के अंदर, एलिट जो तैयार हुआ है, जो जिसको सो कॉल्ड ये लोग बोल देते हैं, तो उसको कोऑप्ट करने का कोशिश करता है, और जिसको कोऑप्ट सही शब्द नहीं, इंटीग्रेट करने का कोशिश करता है। तो जो इंटरगेशन, मुख्य धारा में जाना, डाइवर्सिटी वगैरह, तो उसके वजह से जो है, तो वो महिलाएं आपको लग सकती है। लेकिन मैंने बोला कि वो मुख्य धारा नहीं, उनकी संख्या सबसे ज्यादा, हमको तो एवरेज लेके देना है।
हमको एवरेज, वो खुद वो नहीं है जो वो है। वो महिलाएं जो दलित होते हुए भी सवर्ण महिलाओं का वो करती हैं, वो अनुगमन, वो वर्चस्व है, वो भी कंपल्सन है। ये बोलना कि वो कर रही हैं, लगता है उनमें एजेंसी है, वहां वो एजेंसी उस हद तक, टू दैट एक्सटेंट वो एजेंसी उनमें नहीं है, जिसकी वजह से वो, ये तो बहुत एक ब्रिलियंट ऑब्जर्वेशन है कि बाबा, ये इंडोगेमी द जेनेसिस ऑफ द कास्ट, बिल्कुल 100% मैं सहमत हूँ। ये बहुत बड़ा सोशियोलॉजिकल एक ब्रिलियंट ऑब्जर्वेशन है बाबा साहब का। तो ये जो कोग्निटिव डिजोनेंस है, ये स्वर्ण महिलाओं के अंदर बहुत ज्यादा है, और वो समझ नहीं पाती कि घोर स्त्री विरोधी चीज को, वो गांधी की बहुत बड़ी समर्थक है। गांधी जो एकदम दक्यानुशी था, स्त्री को मानता था कि अच्छी गृहिणी होना चाहिए, घर में रहना चाहिए, बराबरी वगैरह कुछ नहीं मानता था। और इधर वो बहुत ये एकदम मसाल लेके खड़ी रहेंगी कि जला देंगे, ये कर देंगे वो, और अपनी इस कंट्राडिक्शन को समझ भी नहीं पाएंगे। इस कंट्राडिक्शन को आप बताइएगा तो आप पे तेजाब फेंकने के लिए एक है इस तरह से सवर्णों की बहुत ही प्रिय दुलारी करके हैं एक साहित्यकार, राजकमल प्रकाशन की बहुत फेवरेट, जिन्होंने बोला कि तेजाब फेंक देंगे तुम्हारे चेहरे पर। मैं तो इस हद तक गुस्सा है। लेकिन गांधी की बहुत बड़ी भक्त, जो कि एक बहुत बड़े, गांधी को तो नहीं माना जा सकता कहीं से स्त्री समर्थक, बाबा अम्बेडकर को माना जा सकता है। तो आप देखेंगे कि वो कंट्राडिक्शन को नहीं समझ पाते। लेकिन हमको उनके समस्याओं से मतलब नहीं होना चाहिए, हमको अपनी समस्याओं से मतलब। तो हमारे अंदर जो कंट्राडिक्शन, एक तो वो उनके हेजोमनी के कारण आ जाता है कि हम जी ही नहीं सकते। मैं अक्सर एक एग्जाम्पल देता हूँ मेघालय का, कि मेघालय मोस्टली वहाँ पेट्रियार्की नहीं है, मेट्रियार्कल नहीं है, तो ये भी नहीं है कि वहाँ पेट्रियार्कल है। एग्जाम्पल मैं बार बार देता हूँ। लेकिन इसके बावजूद वहाँ देखिएगा आज तक कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बनी कोई महिला, मेरी जानकारी में। तो ये क्या उस सोसाइटी के अपने के कारण है, या कि हेजोमनी के कारण? हेजोमनी के कारण वो सोसाइटी इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं कर रहा। तो हम लोग में भी कुछ इस तरह का चीज पाया जाता है। तो इसका मेन कारण है हमारा गुलाम होना, हमारा सब्जुगेटेड होना, किसी के अधीन होना। हमारा जो, जब किसी के हम अधीन होते हैं तो अपना गुण नहीं मैनिफेस्ट हो पाता है। इधन एटॉमिक फील्ड में जब जाएंगे, फिजिक्स वगैरह में भी, तो कोई एटम जब मैग्नेटिक इफेक्ट में आता है तो जीमेन लाइन दिखाई देता है, वो जो स्वाभाविक लाइन दिखाई देना चाहिए वो नहीं दिखाई देता है, पी ए लेमन जिसको बोला जाता है। तो किसी के इफेक्ट में आप इंडिपेंडेंटली, इसलिए आप देखिएगा कि स्त्री मुक्ति का सबसे जो बात करते हैं, जो जाति का बात नहीं करते, तो उनसे बड़ा जो षड्यंत्रकारी, और वो भी ऐसे ही क्योगनेटिव डिजोनेंस है। ये जो अन्नुदी ने कहा कि फेमिनिज्म इज ब्राह्मणिज्म, इसी कारण से कहा कि कोई आप फेमिनिस्ट बात करते हैं कि बराबरी की बात करते हैं कि स्त्री पुरुष बराबर होना चाहिए, तो बराबरी की बात आप जाति पर भी तो कीजिए, लेकिन जाति का विरोध नहीं करेंगे। आप चाहेंगे कि ब्राह्मणिज्म इंटिंक्ट रहे, तो ऐसा नारीवाद तो अल्टीमेटली ब्राह्मणिज्म को ही सर्व करेगा, और वो उस कॉन्टेक्स्ट में वो बात सही है। तो ये आप देखिएगा कॉग्निटिव डिजोनेंस सब में बड़ी बड़ी बातें बराबरी इक्वलिटी को लेकर, लेकिन जाति का जिक्र छोड़ दीजिए तो आपको वो गुस्सा होकर लोग भाग जाएंगे। जैसे कि एक मुस्लिम थी, सिबा असलम फामी, तो मैंने बोला कि इसमें पसमानदा मुसलमान कहाँ है, आप इतना कार्यक्रम, कभी उनकी भागीदारी नहीं। तो वो गुस्सा होके वो बहुत ही गाली गलौज मेरे साथ किया। तो वो मैं बताना चाह रहा था कि ये जो हम लोगों को समझ लेना होगा कि जब तक सब्जुगेटेड है, जाति का सब्जुगेशन है, तब तक आप सोच ही नहीं सकते इंडिपेंडेंट फंक्शन। तो ये पहला शर्त है, क्योंकि मेन वो है, गियर है जिसके इर्द गिर्द बाकी चीजें काम करते हैं। एवरीथिंग इज इंस्क्राइब्ड विद इन दिस कास्ट, इवन जेंडर। जेंडर एग्जिस्ट करता है, जैसा कि जुप का बोलते हैं बार बार, एग्जिस्ट करता है। हाउस होल्ड आइए दलित, तो वहां दलित पुरुष का व्यवहार ठीक नहीं है स्त्रियों के साथ, लेकिन ये कास्ट के विदिन ही काम करता है, क्योंकि अल्टीमेटली उसकी शादी इंडोगेमी जो बाबा अम्बेडकर बात करते हैं, तो दलित पुरुष से ही होगी मोस्टली। आई एम लिविंग ए पार्ट द केस ऑफ द इंटरकास्ट मैरिज, तो वो उसी के अधीन होगा। तो मैं, काफी समय हो गया है, 1 घंटा हो चुका है, तो मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, और इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूंगा, और ये बोलते हुए
कि हमेशा मतलब ये एकदम मंत्र बना लीजिए कि और कितना लोग तो बोल देता है कि रियलिटी भी अलग अलग है सबका सब, तो इसीलिए मैं बार बार रियलिटी के साथ वो वर्ड जोड़ देता हूँ, ऑब्जेक्टिव रियलिटी, वस्तुनिष्ठ यथार्थ जो है, इससे कभी अपना संबंध न टूटने दे। पूरा इतना जो 1 घंटा का लेक्चर, मेरे पूरे सीरीज का अगर निचोड़ निचोड़ पूछेंगे, इसेंस पूछेंगे, तो वो ये है कि डोंट गेट इवन फॉर ए सेकेंड ये रियलिटी से डिवोर्स, डोंट गेट डिवोर्स फ्रॉम द रियलिटी। जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी से हमेशा उससे तार आपका जुड़ा रहना चाहिए। आप लाख रोमांटिक हो, गाना गाइए, जो कीजिए, लेकिन ये जो आपके आसपास जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, जो वस्तुनिष्ठ यथार्थ है, इससे संबंध टूटा कि आप डिप्रेशन वगैरह का शिकार। यही और एस्केपिस्ट एक मैं पढ़ रहा था उनको, ब्लैक, वो बहुत बड़े लीडर हुए, तो उन्होंने लिखा, वेलकम सुभी, तो वो ब्लैक बहुत बड़े लीडर हुए, तो वो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि वी कैन नॉट अफोर्ड, ये इमा उपन्यास पर टिप्पणी करते हुए जो स्केपिस्ट होना, फ्लर्ट करना सिखाता है, कि आप देखेंगे तो इमा उपन्यास उसी का एक और उपन्यास है, प्राइड एंड प्रेजुडिस, दुल्हा खोजना उपन्यास, जिसको इंडिया में भी उस उपन्यास को लिखा विक्रम सेठ ने, द सूटेबल बॉय, तो वो भी एक तरीके से अपने जमाने का द सूटेबल बॉय है। तो उसी को देखिएगा, जेंडर रिवर्सल बड़ा प्रिय टॉपिक है, सवर्ण महिलाओं का, व्हाइट महिलाओं का, ऑपरेसर अत्याचारी वर्ग की महिलाओं का बड़ा प्रिय थीम है। आप देखिएगा कि एक अशरफ महिला थी, वो बड़ा उसको नारीवादी माना जाता है, रुखसाना करके, तो उन्होंने, वो बंगाल की, कलकत्ता की रहने वाली, तो उसने भी सुल्ताना ड्रीम लिखा, सुल्ताना ड्रीम, जिसमें क्या होता है कि औरतें वो बाहर काम करती हैं, पुरुष खाना बनाने, जेंडर रिवर्सल। तो आप देखिएगा कि प्राइड एंड प्रेजुडिस का ही जेंडर रिवर्सल एमा के रूप में है। तो इस तरह के जो सारे उपन्यास हैं जो आपको मिसलीड करते हैं, स्केपिस्ट बनाते हैं, उसी पर उस ब्लैक लीडर ने टिप्पणी करते हुए कहा कि वी कैन नॉट अफोर्ड टू बी स्केपिस्ट। हम प्लानवादी नहीं हो सकते, हम यथार्थ से नहीं, ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हमारा सिचुएशन नहीं। वो धनी मानी लोग थे, वो जो उपन्यास देखिएगा पढ़िएगा तो क्या है, उनके पास प्लांटेशन है, ब्लैकों के खून लहू से उपजे हुए प्लांटेशन, कि वो अमीरी को भोग रही। अमीर से नीचे तो कोई, उसका एक भी पात्र अमीर से नीचे ही नहीं होता है, और जो अमीर से नीचे नहीं, उसको बहुत बेइज्जती, जो हैरियट करके पात्र है उसकी बेइज्जती है, क्योंकि वो नीचे अमीर नहीं, उसको रिजेक्शन झेलना पड़ता है, और उसके खिलाफ वो षड्यंत्र करती है, उसकी जो प्रोटागोनिस्ट है एमा। तो आप देख सकते हैं कि किन लोगों की वो कलाकार है, किन लोगों में लोकप्रिय है, और वो इस हद तक लोकप्रिय है कि जो अपने आप को बहुत क्रांतिकारी समझता है, ओरिएंटलिज्म जैसा किताब एडवर्ड, वो भी डिफेंड करता है, क्योंकि वो है तो आखिरकार उसी सभ्यता का आदमी, ब्लैक का पक्ष कैसे ले सकता है। और जो ब्लैक लोगों ने क्रिटिक किया उसका मजाक उड़ाता है, उसको बोलता है कि इट इज सिली, उसको बड़ा सिली बोलता है। लेकिन हम लोगों को इससे डिटर नहीं होना है, और रोमांटिक प्लानवादी नहीं होना है। ये प्लानवादी जितने गुरु हैं, ये प्लान सिखाते हैं, नशा सिखाते हैं। जैसे शराब पीने से एक नशा होता है, फॉर टाइम बीइंग एक फॉल्स सेंस ऑफ विल बीइंग आप में आता है। गांधी भी इसी टाइप का आदमी, वो आपको शराब से दूर रहने की बात करता है, लेकिन एक दूसरी शराब वो पिलाता है, एक शराब से हटा के उससे भी ज्यादा विषैली मादक शराब, जिसको आप पी लें, हिंसा टहिंसा क्या क्या है, और वो आपको पूरी तरह से आपके रियलिटी से काट, वो तो पूरा उसका दर्शन ही आइडियलिस्ट है, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म जिसको कहा जाता है, तो वो किसी काम का नहीं है। बाबा अम्बेडकर जो मेटरलिस्ट ट्रेडिशन के आदमी है, वन एंड वनली हम लोग के आइडियल हो सकते हैं, और कोई नहीं। इस पर मैं, तो ये जो मैं बता रहा था कि ये पूरा निचोड़ मेरा यही है। इसी के साथ में अपने वक्तव्य को, काफी टाइम हो गया है, मैं समाप्त करूंगा कि वस्तुनिष्ठ यथार्थ से अपना संपर्क न तोड़ने दे। वी कैन नॉट अफोर्ड टू बी स्केपिस्ट। हम प्लानवादी यथार्थ से भागना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए मैं ये भी मैं शिकायत करूंगा अपना दलित पुरुषों का ही, जो दलित पुरुषों में ये मानना होगा, कितना भी आप बोल रहे हैं कि वो पुरुष है वगैरह, जो दलित पेट्रियार्की का मैं भी क्रिटिक हूँ, वो बकवास चीज है, लेकिन ये मानने में कोई हर्ज नहीं है। जो वही तो मैं बताया कि अर्थात से मत भागिए, आपको अच्छा नहीं लग रहा है पुरुष होने के नाते, तो भाग्य उस कि दलित पुरुष बहुत शराब पीते, ये एक है।
सामाजिक बुराई जिसे हम लोग को लड़ना होगा। खासकर दिल्ली में मैंने अपनी आंखों से देखा, और इसको बहुत अनुदी वगैरह ने एक्सप्लेन किया है कि दलित पुरुष पीता है तो उसको बहुत बदनाम करती हैं, जो स्वर्ण महिलाएं नारीवादी हैं वो नहीं करता। ये ठीक है, ये इस बात को मैं मानता हूँ, ये रेशनलाइजेशन है एक तरीके का। लेकिन अब मैंने क्या बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कभी कभी ओन करनी चाहिए, मानना चाहिए कि ये बुराई हमारे अंदर है और उसको दूर करने का कोशिश करना चाहिए, मानना चाहिए। तो इसका एक हाथ तो वहां जाता है कि यू आर डूम टू बी फ्री, एक हाथ जाता है कि बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर चीज को रेशनलाइज करना। इसलिए देखिएगा जब क्रांतिकारी दलित बनता है तो रेशनलाइज करना शुरू कर देता है। कोई भी उसको एक अच्छा टूल मिल जाता है कि भाई ब्राह्मण ने ऐसा किया, ब्राह्मण ने नहीं पढ़ रहा है, फेल कर गया, तो वहां पर भी वो कई मामलों में बता देगा कि हमारा मास्टर ऐसा करता है। तो इस हद तक किसी अति में हम लोग को नहीं जाना है, रियलिटी से हमेशा जुड़े रहना है। ये बेसिक जो मेन कोर चीज है, द क्रक्स ऑफ द मतलब माई मैसेज टू यू, कि आपको रियलिटी से हमेशा जुड़े रहना है और बाबा भीम से भी जुड़े रहना है, क्योंकि द मोस्ट रियल पर्सन इन आवर लाइफ इज बाबा भीमराव अंबेडकर। तो विथ लव एंड अफेक्शन फॉर आवर ग्रेट लीडर बाबा साहेब अंबेडकर, आई बिड यू जय भीम।